Hello, dear students. I hope you all are fine at your home. तो हमारा जो है वो तीसरा एस्पेक्ट रह गया था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का, जो कि इस वीडियो का एंड भी है एक तरह से। तो वो तीसरा एस्पेक्ट है हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंडर कि क्रॉप्स को जो है वो प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, उसको डिस्कस करेंगे। तो जो क्रॉप प्रोटेक्शन है उसके अंदर हमारे क्या क्या किस किस चीज़ से प्रोटेक्शन आ जाएगी बेटा? वीड से, इंसेक्ट से, माइट से, नेमाटोड्स, रोडेंट्स एट्सेट्रा, जो कि कॉमनली पेस्ट के अंदर आते हैं। तो बेसिकली वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट विच इंक्लूड वीड्स, इंसेक्ट्स, माइट्स, नेमाटोड, रोडेंट्स एट्सेट्रा। और सिर्फ स्टैंडिंग क्रॉप को ही नहीं, हमें जो हम स्टोरेज के टाइम पर अपने ग्रेन सीरियल्स जो है वो स्टोर करते हैं, उस टाइम पर भी उनको प्रोटेक्शन की जो है वो हमें देनी पड़ती है प्रोटेक्शन। फॉर दीज पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड, पेस्ट को किल करने के लिए जो है वो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वीड्स को किल करने के लिए वीडिसाइड, फंगस को किल करने के लिए फंगिसाइड्स, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स। नाउ सम प्रिवेंटिव मेजर्स आर ऑल्सो टेकन। हम सबको पता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि अगर प्रिवेंशन ही हो जाए तो बाकी जो केमिकल्स हैं उनसे हम अपनी इकोनॉमी भी बचा सकते हैं, और फ्रूट जो हमारा फूड है उसको भी हम अपने टॉक्सिक केमिकल्स से जो है वो बचा सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या क्या ले सकते हैं? यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़। इससे पीछे ही हमने वेराइटी इम्प्रूवमेंट पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने डिजीज़ रेजिस्टेंट भी जो है वो वेराइटीज़ पढ़ी थी। तो हम जो वेराइटीज़ यूज़ कर रहे हैं अपने खेतों में अपने क्रॉप्स के लिए, वो हम बेसिकली जो है वो रेसिस्टेंट वेराइटीज़ यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम टाइम फॉर सोइंग ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के अंदर जो है हमें क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम जो है वो चूज़ करना चाहिए, जो कि इस तरह का टाइम ना हो कि उस टाइम पर वीड्स वगैरह ज़्यादा ग्रो कर रही हों। नेक्स्ट इज़ क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर हम क्रॉप रोटेशन करते रहेंगे, एक के बाद दूसरी क्रॉप, एक के बाद दूसरी क्रॉप, तो उससे क्या होगा कि जो पेस्ट हैं उनको अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो है वो सेम क्रॉप नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से वो एलिमिनेट हो सकते हैं। एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, कि हम अलग अलग उसी एरिया के अंदर, सेम फील्ड के अंदर हम अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट हो। नेक्स्ट इज़ क्लीन कल्टीवेशन, कि जब हम कल्टीवेट कर रहे हों तो उस टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी किसी भी तरह का वीड या फिर इंसेक्ट या माइट्स वहाँ पर अवेलेबल ना हो, एकदम से जो है वो क्लीन कल्टीवेशन हम कर सकें। नेक्स्ट इज़ वीड कंट्रोल। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम वीड्स को जो है वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वीड्स शुड बी कंट्रोल एज दे कम्पीट फॉर द मेन क्रॉप फॉर लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब वीड्स को कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि बेटा जो भी हम सिंचाई कर रहे हैं अपने खेत के अंदर, या जो भी हम उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो मैन्योर्स के हेल्प से या फर्टिलाइज़र्स की हेल्प से, तो जो वीड्स हैं वो भी उनके लिए कॉम्पीट करेंगे। तो उस कंपटीशन से बचाने के लिए हमें उन वीड्स को निकालना पड़ेगा, ताकि जो भी हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब की सब हमारी मेन क्रॉप को मिले। जो है हम अब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बहुत इजी सा है बेटा, आप सबको पता है। फर्स्ट इज़ मैकेनिकल मेथड्स, कि हैंड से जो है उनको निकाला जाए, खुरपी की हेल्प से निकाला जाए, या उनको प्लॉइंग कर दी जाए, या फिर उनको खेत में ही बर्न कर दिया जाए। कुछ कल्चरल मेथड्स भी अप्लाई करे जाते हैं, जैसे कि सोइंग एट प्रॉपर टाइम, कि प्रॉपर टाइम पर ग्रो किया जाए, ऐसे टाइम पर जिस टाइम पर वीड्स जो है वो कम ग्रो कर रहे हैं। प्रॉपर बेड प्रिपरेशन, कि ग्रो करने से पहले हमें इंश्योर करना चाहिए कि जब हम खेत को तैयार करते हैं प्लॉइंग करके, तो उसमें किसी भी तरह का इंसेक्ट, वीड्स ना प्रेजेंट हो। इंटरक्रॉपिंग भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इंटरक्रॉपिंग लगाएंगे हम, अगर इंटरक्रॉप्स बीच बीच में दूसरी क्रॉप्स ग्रो करेंगे, तो अगर इन्फेक्ट हो भी गया तो सारी क्रॉप्स ख़राब नहीं होंगी उस इन्फेक्शन से, कुछ जो है हमारी क्रॉप्स वो बच जाएगी। क्रॉप रोटेशन, कि हर एक सीज़न में हम जो है वो क्रॉप्स को रोटेट करके लगा रहे हैं, दूसरी क्रॉप्स लगा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो साइकिल्स हैं इंसेक्ट्स का, पेस्ट्स का, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो है वो नेचुरली ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ केमिकल मेथड से स्प्रेइंग भी करी जाती है, जैसे वीडिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है। एग्जांपल्स आर 2,4-D, जहाँ D स्टैंड्स फॉर डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, where D stands for dichlorophenoxy acetic acid. And second example is
atrazine. तो these are some examples of chemical methods or weedicides. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल. बायोलॉजिकल, बायो मीन्स होता है बेटा लाइफ, लिविंग चीज़ों का वहाँ पर जो है वो यूज़ करना. इट इन्वॉल्व्स डेलिब्रेट यूज ऑफ इंसेक्ट्स और सम अदर ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम वीड्स नॉट द मेन क्रॉप. कि हम उसके अंदर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स छोड़ सकते हैं जिनका फूड वो पर्टिकुलर वीड हो, हमारी मेन क्रॉप ना हो. मतलब वो हमारी मेन क्रॉप पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन जो वीड्स है उसकी लीव्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करके उसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रोक के जो है वो उसको ख़त्म कर सकता है. नेक्स्ट इज इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल. कि हम इंसेक्ट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. इंसेक्ट्स जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं बेटा. चूइंग इंसेक्ट्स होते हैं, सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं एंड इंटरनल फीडर्स होते हैं. चूइंग इंसेक्ट चबा के खाने वाले इंसेक्ट्स, मतलब जो लीव्स के ऊपर, स्टेम्स के ऊपर बेसिकली उनको खा जाते हैं लीव्स को. नेक्स्ट इज सकिंग इंसेक्ट्स, जो कि सीड्स को अंदर से खोखला बना देते हैं. सीड्स के अंदर का जितना भी जूस होता है उसको सक कर जाते हैं. नेक्स्ट इज इंटरनल फीडर्स. इंटरनल फीडर्स मतलब जो अंदर ही अंदर जो है सारी क्रॉप को ख़राब कर देते हैं. जैसे आपने गन्ने के अंदर देखा होगा इंटरनल बोरर्स होते हैं, इंटरनल फीडर्स प्रेजेंट होते हैं. तो मेथड्स टू कंट्रोल दैम, कि हम उनको किस तरह से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं. रूट कटिंग टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आर कंट्रोल बाय मिक्सिंग इंसेक्टिसाइड्स इन सॉइल. अगर जो इंसेक्ट्स हैं वो रूट कटिंग है, नीचे से जड़ों को खा रहे हैं क्रॉप्स की, तो हम जो सॉइल है सॉइल के साथ कुछ एक केमिकल्स को मिक्स कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टेम एंड लीफ कटिंग एंड बोरिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, जो कि स्टेम और लीफ को कट करके जो है वो खाते हैं. चूइंग इंसेक्ट्स होते हैं बेसिकली, तो उनके ऊपर हम डस्टिंग या फिर स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स कर देते हैं. नेक्स्ट इज जो कि सैप सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं. सैप सकिंग इंसेक्ट्स के लिए जो है वो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करे जाते हैं. सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं कि जो वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर उस प्लांट के अंदर एंटर कर जाता है और अंदर ही अंदर उस सकिंग इंसेक्ट को जो है वो ख़त्म कर देता है. An insecticide entering the plants via roots and shoots passing through the tissue is called systemic insect. जो कि रूट्स और शूट्स के थ्रू जो ट्रैवल करके और फिर उसके सिस्टम में एंटर कर जाए उसको बोला जाता है सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स. नेक्स्ट इज सम डिजीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स. कुछ डिजीज़ जो है क्रॉप प्लांट्स के अंदर वो अलग अलग तरह की होती हैं. कुछ ऐसी होती हैं जो सीड के थ्रू फैलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हवा के थ्रू फैलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सॉइल के थ्रू फैलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो वाटर के थ्रू फैलती हैं. अब जो सीड के थ्रू फैलती हैं उसके कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लूज स्मट ऑफ वीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन. जो एयर से फैलती हैं रस्ट ऑफ वीट, ब्लास्ट ऑफ राइस. ये एग्जांपल्स बेटा आपको लर्न करने पड़ेंगे. दो एग्जाम्पल आप सभी के जो है वो याद कर लेना. जैसे सॉइल बॉर्न डिजीज़ है उसके अंदर आ जाएगा स्मट ऑफ बाजरा, टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंड नट. और जो वाटर बॉर्न के अंदर आ जाएगा उसके अंदर आ जाएगा बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस. इन डिजीज़ को हम बेसिकली जो है वो या तो सॉइल के साथ मिक्स करके या फिर स्प्रेइंग करके फंगीसाइड्स एक्सेट्रा उनको जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. अब स्टोरेज लेवल पर हम कैसे जो है वो ग्रेन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो स्टोरेज लेवल पर बेटा हम ग्रेन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जो स्टोरेज करी जाती है ग्रेन्स की वो जनरली 3 लेवल्स पर करी जाती है. फर्स्ट इज़ प्रोड्यूसर लेवल, जिसको रूरल लेवल बोला जाता है, जहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं फार्मर्स अपने लेवल पर अपनी फसलें निकाल के उनको स्टोर करते हैं. नेक्स्ट इज़ ट्रेडर्स लेवल. ट्रेडर्स लेवल बेटा ओके तो जो सेकंड लेवल ऑफ स्टोरेज है वो है एट ट्रेडर्स लेवल. यानी जो हमारे फार्मर्स थे उन्होंने अब अपनी फसलें किसको दे दी, ट्रेडर्स को दे दी. उसके बाद गवर्नमेंट के अंडर आ जाती हैं, जो गवर्नमेंट ग्रेनरीज और सीलोज के अंदर जो है वो स्टोर होती हैं अंडर FCI, दैट इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. तो व्हाट इज FCI? इट इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ India. Now next is let us look at some preventive and control measures. तो जब वो उसको हमने वहाँ पर स्टोर किया है ग्रेनरीज एंड सिलोज के अंदर, तो उसको हम किस तरह से जो है वो डिजीज से प्रिवेंट करके रख सकते हैं या फिर
जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज ड्राइंग। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स शुड बी ड्राइड बाय सेपरेटिंग दैम ओवर प्लास्टिक शीट्स और सीमेंटेड फ्लोर्स बिफोर स्टोरेज। तो उनको स्टोर करने से पहले जो हमारी सारी फसल की जो सीड्स हैं, तो उन सीड्स को हमें क्या करना चाहिए, उन सीड्स को हमें प्रॉपर से अच्छे से सुखा लेना चाहिए धूप के अंदर, ताकि उसमें किसी भी तरह की नमी ना रहे। और अगर नमी नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा, जो है वो खराब नहीं होंगी जल्दी से। नेक्स्ट इज क्लीनिंग। ग्रेन शुड बी प्रॉपरली क्लीन एंड डैमेज ग्रेन शुड बी एलिमिनेटेड। जो ग्रेन्स हैं वो अच्छे से साफ होने चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई इंसेक्ट या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। और अगर उन केस उसमें कोई डैमेज्ड ग्रेन्स हैं तो उनको पहले से ही अलग कर देना चाहिए, वरना वो सिंगल डैमेज्ड ग्रेन्स जो है वो बाकी सभी सीरियल्स को जो है वो खराब कर सकती है। नेक्स्ट इज सेफ एंड प्रॉपर स्टोरेज। जिन ग्रेनरीज और सीलोज में या जिन गोडाउन्स में हमने या वेयर हाउसेज के अंदर हमने उनको स्टोर करके रखा है, शुड बी प्रॉपरली क्लीन एंड ड्राइड। वो भी प्रॉपर क्लीन और प्रॉपर ड्राई होने चाहिए, वहां पर भी किसी तरह के कोई पेस्ट वगैरह जो है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज केमिकल कंट्रोल। इसके अलावा हम कुछ केमिकल कंट्रोल्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां पर हम पेस्टिसाइड सॉल्यूशंस का स्प्रे कर सकते हैं जिन गनी बैग्स के अंदर हमने स्टोर किया है, या फिर फ्यूमिगेशन प्रोसेस। फ्यूमिगेशन जो वर्ड है बेटा वो फ्यूम्स से बना है। आई थिंक आप सभी को पता है कि फ्यूम्स क्या होती हैं। फ्यूम्स होती हैं एक तरह से वेपर्स। Those pesticides which can destroy insects by forming toxic fumes are called as fumigants. वो सारे पेस्टिसाइड्स जो कि टॉक्सिक फ्यूम्स में कन्वर्ट होकर और इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं फ्यूमिगेंट्स। उनको क्या बोला जाता है, फ्यूमिगेंट्स। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्यूमिगेशन। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूमिगेशन। तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।